Hello friends, welcome to Prayas. My name is Tushar and today we are going to discuss the smart elimination techniques for CSAT comprehension. My brief introduction is that I have given 5 UPSC prelims, out of which I have cleared 4 UPSC CSE prelims and 3 forest prelims. The most important fact that I have never failed in CSAT. अगर मैं CSAT में फेल नहीं हुआ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई IIT बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. आई केम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, but I found a structured and logical approach to crack CSAT. I have not focused only on the the component, that is math and reasoning, but I have focused on the 1/3 component that is ignored by most of the students, that is CSAT comprehension. अब देखो CSAT comprehension एक ऐसा कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर आप 30 to 35 आवर्स का डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप यहाँ पे अराउंड 45 to 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. अगर आपने 45 to 50 मार्क्स CSAT कॉम्प्रहेंजन में स्कोर कर लिए तो आपका बचता ही कितना है, 20 to 25 मार्क्स. अगर आपने वहाँ पे उतना स्कोर कर लिया तो आपका CSAT इजीली क्लियर हो जाएगा. लेकिन क्या होता है ना, बच्चे पूरा साल ओनली फोकस करते हैं मैथ एंड रीजनिंग पे, बहुत सारे टेस्ट देते हैं, बहुत सारे क्लासेस देखते हैं, लेकिन जो CSAT कॉम्प्रहेंजन है ना उसे इग्नोर कर देते हैं. और CSAT कॉम्प्रहेंजन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, वो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स. ओनली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स. यहाँ पे हम इस सीरीज़ में 2015 से 2025 तक कॉम्प्रहेंजन के पेपर डिस्कस करेंगे और उसमें से मैं आपको एश्योर करता हूँ अराउंड 20+ क्वेश्चंस उसमें से ही आएंगे. वही कीवर्ड्स रहेंगे क्वेश्चंस में और उन्हीं को आपको एलिमिनेट करना है और बस आंसर ढूंढना है. 2025 में जो CSAT का पेपर हुआ था वहाँ पे अराउंड 24 क्वेश्चंस हमने जो पढ़ा था 2015 से 2024 तक वहाँ से आए थे. यहाँ पे मैंने एविडेंसेस भी दिए हैं इस पेपर मतलब इस PDF में. ये PPT में शेयर भी करूँगा प्रयास के ग्रुप पर, ये PPT आपको मिल जाएंगी और आप अगर कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे भी आपको ये सारे PPTs मिल जाएंगे. ओके, तो शुरू करते हैं, देखते हैं एनालिसिस. ये 2025 का CSAT कॉम्प्रहेंजन का पेपर है. ये काइंड ऑफ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको 2015 से 2025 के सारे CSAT के कॉम्प्रहेंजन के पेपर डिस्कस करके मिलेंगे. इसके बाद आपको सारे PPTs यहाँ पे अवेलेबल होंगे. वो आपको कोर्स पे मतलब जो आपका ऐप है प्रयास का उस पर मिल जाएंगे सब कुछ कोर्स परचेस करने के बाद. और आपको एक PDF भी मिलेगा जो अराउंड 15 पेजेस का है. वहाँ पे जो भी रिपीटेटिव कीवर्ड्स है जो इनकरेक्ट होते हैं, करेक्ट होते हैं, या जो CSAT के एलिमिनेशन टेक्निक्स है उनका एक PDF मिलेगा. उस PDF के भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हैं कि आपको पता चलेगा कि जो हमने डिस्कस किया था वहाँ से क्या क्या यहाँ पे रिप्रोड्यूस हुआ है. ओके, ये CSAT का 2025 का एनालिसिस है. यहाँ पे देखो आप 23 to 24 क्वेश्चंस डायरेक्टली जैसे हमने डिस्कस किए थे वैसे ही रिपीट हुए हैं. यहाँ पे आपको एविडेंसेस भी मिलेंगे, लेकिन 5 to 6 क्वेश्चन टफ भी थे CSAT कॉम्प्रहेंशन के. ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक्स के बेसिस पे ही सॉल्व हो रहे थे. कुछ मतलब कहीं पे आपको पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत थी, लेकिन पैसेज भी कैसे पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए. सिर्फ पैसेज पढ़ना मतलब पहले लाइन से शुरू किया लास्ट लाइन तक गए, ऐसा नहीं करना. पैसेज का भी पढ़ने का एक स्ट्रक्चर्ड वे है, उसे हम फॉलो करेंगे. ओके, अगर CSAT 2025 की हम बात करें तो इस पेपर का कॉम्प्रहेंजन वाज ऑन द सिमिलर लाइंस लाइक 2023 2024. ओके, लेकिन जो मतलब मैथ एंड रीजनिंग का पार्ट था वो काइंड ऑफ टफ साइड पे था 2024 से. अगर हम कंपेयर करें 23 से कंपेयर करें तो ईजियर था, क्योंकि 2024 का पेपर तो 23 का पेपर तो टेरर था CSAT का, आपको पता ही होगा. ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज. अब देखो यहाँ पे हमें ये जो थीसिस स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इस पे सिर्फ हमें एक ही वर्ड पे फोकस करना है, एक या मैक्सिमम 2. यहाँ पे क्या पूछा है, क्रिटिकल मैसेज, बस हमें इसी पे फोकस करना है. और क्रिटिकल मैसेज हो गया, क्रक्स हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, कोरोलरी, इन्फरेंस, ये सभी सेम ही है.
इनमें कोई डिफरेंस नहीं करना हमें, इनके बारीक जो मतलब मीनिंग का जो डिफरेंस होता है उसमें हमें नहीं जाना है। अगर हम उसमें गए हैं तो कन्फ्यूजन होगा और हमें कन्फ्यूजन बढ़ाना नहीं है, हमें बस फोकस करना है कि इन्होंने मैसेज पूछा है कि इस मैसेज का क्रक्स क्या है, ये पूछा है। देखते हैं क्या है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम फॉर देयर लाइवलीहुड्स। अब देखो ये बोल रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है उसके बारे में हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? ये कितना निगेटिव स्टेटमेंट है और एक्सट्रीम भी है कि इसके बारे में हमें चिंता ही नहीं करनी, तो ये तो गलत हो जाएगा। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। अब देखो पहला तो हमारा यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक्स है, जहाँ पे भी कमर्शियल ये वर्ड आ जाता है, जहाँ पे मॉडर्न ऐसा वर्ड आ जाता है, वो स्टेटमेंट होते हैं गलत। यहाँ पे देखो कमर्शियल वर्ड है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे कमर्शियल वर्ड है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे भी देखो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड। अब देखो कंप्लीटली ये एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया, जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड आता है वो होता है गलत। ओके, तो ये गलत हो गया कंप्लीटली एक्सट्रीम वर्ड की वजह से। कमर्शियल, यहाँ पे कमर्शियल है, यहाँ पे भी कमर्शियल है, दोनों भी गलत हो जाएगा। कमर्शियल जैसे कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये भी वर्ड गलत है। कमर्शियल फार्मिंग, ये भी वर्ड गलत है। जिस भी स्टेटमेंट में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होते हैं। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एक दूसरी एक चीज़ भी है, ये कन्वेंशनल नॉलेज के अगेंस्ट है। ये क्या बोल रहा है कि गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। अब देखो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है क्या फॉरेस्ट का? कहीं देखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपको कहीं भी ऐसा फंडामेंटल राइट्स दिखता है? नहीं दिखता, तो ये तो गलत हो गया। और जो हमारा कन्वेंशनल लॉजिक होता है ना, उसी के बेस पे पैसेज बनाए जाते हैं। पैसेज ही ऐसे कहीं पे भी मतलब कुछ भी नहीं बनाए जाते। तो अगर वो कन्वेंशनल नॉलेज के अगेंस्ट जा रहा है तो स्टेटमेंट गलत होगी। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सरबेट वन अनदर लीडिंग टू कंफ्लिक्ट्स एंड इम्बैलेंस। अब देखो ये स्टेटमेंट अगर आपने अभी देखा तो आपको पता चला होगा कि ये स्टेटमेंट ऑल इंक्लूसिव स्टेटमेंट है और बहुत ही पॉजिटिव, जनरल एंड मॉडरेट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिखेगा और ऐसे ही स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम सीसैट के आंसर होते हैं। ओके, यहाँ पे भी यही आंसर है। अब देखो नॉट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये किस पेपर का है मुझे नहीं पता, लेकिन एविडेंस के तौर पर लिया है हमने नॉट। इसके बारे में डिस्कस किया था, जिस भी स्टेटमेंट में आएगा वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होते हैं। दूसरा ये देखो कमर्शियल वर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया है। कमर्शियल वर्ड जहाँ भी जिस स्टेटमेंट में आता है वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होते हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग वर्ड जिस भी स्टेटमेंट में आता है वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. No country needs to depend on ecosystems to boost national income. किसी भी कंट्री को इकोसिस्टम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। आपको ये स्टेटमेंट सही या गलत देखने के लिए पैसेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये तो आपको यहाँ से पढ़ के ही समझ जाएगा ना कि किसी भी कंट्री को डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि आप देख के ही पता चला, इसे कट कर दो। रिसोर्स रिच कंट्री नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कांट रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब देखो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, तो इसे हमें वेरीफाई करना पड़ेगा पैसेज के साथ। और दूसरी एक बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है एजम्पशंस, और एजम्पशंस हमेशा पैसेज को देख के ही बताए जा सकते हैं। क्रक्स, इन्फरेंस, इनको निकालना थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू एजम्पशन, लेकिन अगर हम इलिमिनेशन टेक्निक फॉलो करें तो एजम्पशन को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हो और हमारे पैसेज की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ओके, और हमारा यहाँ पे ये जो सीरीज़ है वो शुरू करने का एम ही है कि हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है और टाइम घटाना है। अगर आप ये जो टेक्निक्स है वो फॉलो करोगे तो आपका जो कॉम्प्रिहेंजन सॉल्व करने का टाइम है ना, वो अराउंड 35 to 40 मिनट्स हो जाएगा। सो आपके पास अराउंड 1 hour and 20 minutes मैथ एंड रीजनिंग सॉल्व करने के लिए रहेंगे। अगर इतना टाइम आप मैथ एंड रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए दोगे तो आप वहाँ पे 40 मार्क्स तो स्कोर कर ही जाओगे ना। यहाँ पे 45-50 मार्क्स स्कोर दिया, वहाँ पे 40, तो आप तो 90 के पास तो ऐसे भी चले जाएंगे। ओके, तो ईजिली सीसेट क्रैक कर सकते हैं। देखो ऐसे स्टेटमेंट है ना, वो हमें पैसेज से वेरीफाई करने पड़ेंगे। देखते हैं पैसेज में क्या लिखा है। अब देखो पैसेज पढ़ने का एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है। पैसेज यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाना, ये एक ओल्ड एंड कन्वेंशनल स्टाइल है। ऐसा नहीं पढ़ना, हमें शुरू करना है लास्ट सेंटेंस से।
These conflicts are particularly acute in developing countries where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost national income. Maintaining an ecosystem, ये होने के बाद लास्ट 1/3 होने के बाद हमें फर्स्ट 1/3 पे फोकस करना है. Maintaining an ecosystem just to conserve biodiversity will affect its commercial potential as well as the livelihoods dependent on the ecosystem. There is also a conflict between using an ecosystem only for livelihoods, for commercial exploitation or strictly for conservation. Deforestation caused due to commercial exploitation will lead to indirect harm like floods, siltation problems and microclimatic instability apart from adversely affecting livelihoods dependent on forest. अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लिखा है क्या कि रिसोर्स रिच कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मतलब फंड्स अलॉट करने पड़ेंगे उनका बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए? नहीं लिखा ना. तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली मेंशन ही नहीं है, इनडायरेक्टली भी मेंशन नहीं है, तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा. ओके, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट हो गया गलत. तो हमारा आंसर आ जाता है डी. ओके, चलते आगे. अब देखो नो, ये नो के बारे में हमने डिस्कस किया था 2021 का 31 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे हमने नो के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. ओके, और रेफरेंस फ्रॉम नोट्स, अब देखो ये पीडीएफ के रेफरेंसेस है, यहाँ पे डायरेक्टली है सुप्रीम इनकरेक्ट वर्ड्स. ये जो वर्ड्स है ना यहाँ पे लिखे नॉट, नो, कैन नॉट, इम्पॉसिबल, विदाउट, नॉट पॉसिबल, ये वर्ड जहाँ पे भी आते हैं ना वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होते हैं. ऐसे लिस्ट दिए अराउंड इनकरेक्ट वर्ड होंगे 100+ से ज़्यादा. उसके बाद करेक्ट वर्ड की भी लिस्ट है, वो भी मोर देन 100 होंगे. तो आप इन वर्ड्स को अगर रट्टा मार लोगे ना तो आपको डायरेक्टली देख के पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि जहाँ पे आपको मतलब सिर्फ वर्ड्स देख के ही पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. जाते हैं, देखते हैं आगे. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, किसी भी पैसेज पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो वो पैसेज हमें पढ़ना ही है. अब देखो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, जब हम सीसैट कॉम्प्रिहेंजन सॉल्व करते हैं तो हमारे एक सीसैट का एक रूल होता है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर कॉम्प्रिहेंजन का क्वेश्चन है सो मैक्सिमम टाइम उसे हमें देना है 1.5 मिनट, 1.5 मिनट्स मतलब 90 सेकंड्स. उससे ज़्यादा हमें उससे देना ही नहीं है. अगर आप मतलब 90 सेकंड्स दोगे सीसैट कॉम्प्रिहेंजन के पेपर के लिए, तो कॉम्प्रिहेंजन के क्वेश्चन के लिए, तो आप मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेंगे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंजन के. और अगर ये टेक्निक्स फॉलो करोगे तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके लेस देन 1 मिनट में हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन को आपको अराउंड 1.5 मिनट लगेगा. सो 35 to 40 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम. उसमें तो आप सॉल्व ही कर लोगे. ओके, बहुत सारे बच्चों को पिछले साल मतलब जिनका सीसैट नहीं क्लियर हो रहा था ना, कॉम्प्रिहेंजन पे फोकस करके उनका सीसैट क्लियर हो गया. ओके, तो ये एक सिंपल सी बात याद रखना है, जिस भी क्वेश्चन में जिस भी पैसेज पे 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं उसे वहाँ पे हमें पैसेज पढ़ना ही है. लेकिन पैसेज कब पढ़ना है? पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं. स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मतलब सारे क्वेश्चन सारे स्टेटमेंट होने के बाद फिर हमें पैसेज की तरफ आना है. और पैसेज भी कब कहाँ पर कैसे पढ़ना है? पहले लास्ट 1/3, उसके बाद फर्स्ट 1/3, फिर उसके बाद बीच की बॉडी. ओके, देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया. अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला सेंट्रल आइडिया हो गया, मैसेज हो गया, क्रक्स हो गया, इन्फरेंस हो गया, ये सारे सेम ही हैं. इनके जो मतलब जो सटल डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है, उसके बीच में हमें जाना नहीं है. देखते हैं क्या है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज इसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ. अब देखो ये जो इसेंशियल वर्ड है ना, इसके 2 मीनिंग होते हैं हिंदी में पर्टिकुलरली. एक होता है आवश्यक, एक होता है अनिवार्य. अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अनिवार्य करके दिया है तो ये स्टेटमेंट होता है गलत, और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आवश्यक करके दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट होता है सही. यहाँ पे इसेंशियल का हिंदी ट्रांसलेशन अभी यहाँ पे तो नहीं लिया है, लेकिन अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने इसका जो मतलब है वो अनिवार्य दिया था, इसीलिए आप इस स्टेटमेंट को गलत पकड़ सकते हो. आप साथ में यूपीएससी का पेपर भी ले सकते हो जहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन भी होता है. ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस. मैंने आपको पहले ही बोला जब कमर्शियल हम डिस्कस कर रहे थे कमर्शियल वर्ड के बारे में कि जब भी जहाँ पे भी मॉडर्न वर्ड आता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ये, मॉडर्न वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होते हैं. सो मॉडर्न वर्ड आता है हमारे इनकरेक्ट वर्ड के लिस्ट में, तो इसलिए हमने बोला है रॉन्ग वर्डिंग.
तीसरा स्टेटमेंट, कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमीज आर इन अ बेटर पोजीशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अब देखो ये जो लार्ज वर्ड है ना, ये आता है अटेंशन सीकिंग के कैटेगरी में। ये जीएस में भी अप्लाई होता है, ये सीसैट में भी अप्लाई होता है। जब हम जीएस का पेपर डिस्कस करेंगे वहां पे हम देखेंगे कि कैसे अटेंशन सीकिंग वर्ड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर देते हैं। तो ये जो लार्ज वर्ड है ना, ये अटेंशन सीकिंग के कैटेगरी में आता है, ये जीएस में भी अप्लाई होता है और ये होता है गलत। और चौथा स्टेटमेंट, टाइमिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब देखो ये जो क्रूशियल वर्ड है ना, वो आता है करेक्ट वर्डिंग में। जब भी क्रूशियल वर्ड आता है वो स्टेटमेंट हो जाता है सही। यहाँ पे लिखा है देखो, करेक्ट वर्डिंग मेंशन इन पीडीएफ ओनली 15 पेजेस। ये क्या है? ओके, ये नहीं पढ़ना था हमें। ये पीडीएफ में भी मेंशन है, नीचे दिया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं पैसेज में। अब देखो, अगर आप पैसेज का लास्ट 1/3 देखोगे ना, मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम टू एडजस्ट, अलाउइंग देम टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ पार्ट डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विदाउट मच डिसरप्शन। अ लेट मोर कैओटिक ट्रांजिशन इज कॉस्टलियर। अब देखो, यही तो बोल रहा है ना कि जो लोग पहले ही शिफ्ट हो जाते हैं उनको इंपॉर्टेंट, मतलब उनको ज़्यादा फायदा होता है। जो लोग लास्ट में, जो कंट्रीज लास्ट में शिफ्ट होने का ट्राई करते हैं उन्हें नुकसान होता है या बहुत कैओस हो जाता है। तो ये टाइमिंग के बारे में बात कर रहा है कि टाइमिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जो लोग पहले शिफ्ट हो गए उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, यही तो बात कर रहा है पैसेज। तो आपको पता चल गया, पैसेज के लास्ट 1/3 में हमें आंसर मिल गया। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सीसैट कॉम्प्रिहेंशन में वो बचेगा, वो है टाइम। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, इसेंशियल के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये एविडेंस के तौर पर मैंने यहाँ पे रखा है इसेंशियल। अब देखो इसेंशियल, यही क्वेश्चन है 44, अनिवार्य दिया है, यहाँ पे भी अनिवार्य दिया है, इसीलिए इसेंशियल मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों भी इनकरेक्ट है, डी इसका आंसर था। तो आपको बस हिंदी में उसका ट्रांसलेशन देखना है। इसेंशियल के जैसे ही एक वर्ड होता है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का भी अगर आवश्यक दिया होगा हिंदी में तो होता है सही, और हिंदी में अगर अनिवार्य दिया होता है तो होता है गलत। तो कितना इजी है ना, मतलब जहाँ पे इसेंशियल दिख जाए बस हिंदी ट्रांसलेशन आपको पढ़ लेना है, बस ये चीज़ आपको वहाँ पे याद रखनी है। 2016 का क्वेश्चन है 6 नंबर का, वहाँ पे हमने क्रूशियल वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। एज एविडेंस यहाँ पे मैंने लिया है कि क्रूशियल जहाँ पे भी आता है वो स्टेटमेंट होते हैं सही, वहाँ पे हमने इस वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। अब देखो ये पीडीएफ में भी हमने जो करेक्ट वर्ड की लिस्ट है वहाँ पे क्रूशियल वर्ड लिखा है कि क्रूशियल वर्ड करेक्ट स्टेटमेंट्स में आता है, जहाँ पे भी आपको क्रूशियल वर्ड दिखेगा वो स्टेटमेंट हो जाता है सही। उसके बाद जो लार्ज वर्ड है वो आता है अटेंशन सीकिंग कैटेगरी में, वो होता है इनकरेक्ट वर्ड। यहाँ पे 23 में डिस्कस किया था ये हमने। देखो ये जो लार्ज स्केल वर्ड है वो आपको नोट्स में भी दिखेगा। उसके बाद एडवर्सली, ये आगे भी आएगा इसी पेपर में, एडवर्सली एक स्टेटमेंट में आया, वो स्टेटमेंट गलत है। लार्ज स्केल अटेंशन सीकिंग में आता है वो होता है गलत। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमने अब भी देखा क्वेश्चन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ड, ये हमने डिस्कस किया था। 34 नंबर का क्वेश्चन है, किस पेपर का है वो नहीं वहाँ यहाँ पे लिखा, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ये वर्ड्स के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते समय। ये वर्ड जहाँ पे भी आता है वो स्टेटमेंट होते हैं गलत। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछे एजम्पशन, हमें बस इसी वर्ड पे फोकस करना है एजम्पशन, बाकी कुछ नहीं देखना पेपर में। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, पार्ट डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस इन कंट्री लाइक इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी देयर विल बी मोस्ट लाइकली बी एन ईजी ग्रीन ट्रांजिशन। अब देखो यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, सर्वाधिक संभावित, सर्वाधिक संभावना। अब देखो यहाँ पे ना ये स्टेटमेंट सही होता अगर ये सिर्फ लाइकली बेनिफिट होता। ये हमारे यूपीएससी के जीएस में भी अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ लाइकली लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत होता, लेकिन इन्होंने लिखा है मोस्ट लाइकली के लिखते समय ये स्टेटमेंट बन गया अटेंशन सीकिंग, और अटेंशन सीकिंग हमारे हिसाब से होते हैं गलत। जो भी स्टेटमेंट आपका अटेंशन खींच रहा है उसकी तरफ वो होता है गलत। यहाँ पे इन्होंने मोस्ट लिख लिया, वहाँ पे उन्होंने लार्ज लिख दिया था। कई स्टेटमेंट में आपको वेरी वर्ड दिखेगा कि वेरी गुड, मतलब गुड लिखना सही है, लेकिन वेरी गुड लिख दिया तो गलत हो जाएगा। वैसे ही मोस्ट लाइकली, ये वर्ड आपको जहाँ पे भी दिख जाए, जीएस में दिख जाए, सीसेट में दिख जाए, आप उसे इनकरेक्ट मान सकते हो। ओके,
और ऐसा जहाँ पे भी आप दिख जाए ना, आप हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हो। अब देखो बहुत सारे बच्चे हो गए जिनको हिंदी इतना मतलब समझता नहीं है, कि इनको प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, या बहुत सारे बच्चों को हिंदी आती ही नहीं है। सो ऐसे बच्चों के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि बस ये वर्ड्स है ना, उनको लिख लो आगे, मतलब इसेंशियल है ना, उसके सामने अनिवार्य करके गलत लिख दो, आवश्यक करके सही लिख लो, बस उसी वर्ड पे फोकस करना। आपको पूरा सीखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमारे काम का है उतना सीख लो। हमें प्रीलिम्स क्रैक करना है, हमें कुछ मतलब लैंग्वेज में पीएचडी नहीं करनी। ओके, यहाँ पे देखो मोस्ट, इस वर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था 2019 में, अटेंशन सीकिंग के कैटेगरी में आता है, गलत है। ओके, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है प्रैग्मेटिक मैसेज। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस और टैकल द क्लाइमेट चेंज इज इसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। तीसरा स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द क्लाइमेट एक्शन प्लान्स एंड इंश्योर नेट जीरो इमिशंस। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्ड है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, समवन, सम, मतलब अब देखो फॉर एग्जांपल इन्होंने बोल दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली पीपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ पे भी ऐसा लिख के आएगा ना, वो होता है गलत। लेकिन उसको एक एक्सेप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ऑल बोल दिया ना, मतलब सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हो जाएगा सही। लेकिन किसी एक कंपोनेंट, किसी एक सेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो बोल देते हैं ना, तो वो हो जाता है गलत। यहाँ पे क्या बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत उस हिसाब से। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया इज टू डाइवर्स टू इंप्लीमेंट एनी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम टू एड्रेस और टैकल द क्लाइमेट चेंज। अब देखो ये कितना पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट है कि इंडिया में कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। बहुत डाइवर्स कंट्री इंडिया, और वहाँ पे हम कोई भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या मतलब शो कर रहा है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट, और यूपीएससी को पेसिमिज्म पसंद नहीं है, यूपीएससी को पसंद है ऑप्टिमिज्म। आप रहने चाहिए, आप लोग रहने चाहिए ऑप्टिमिस्टिक। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ओके, लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज एट द स्टेट और रीजन लेवल। अब देखो ये कितना बढ़िया स्टेटमेंट है, ये ऑल इंक्लूसिव सॉल्यूशन है कि हमें रीजन वाइज इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक ही सेक्टर पे फोकस करना चाहिए या वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हमें देखना चाहिए, हमें डाइवर्स अप्रोचेस ट्राई करने चाहिए। ओके, तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। These various aspects need to be considered for developing clear and sustainable goals for the future. Each state India faces a distinctive set of challenges regarding the impact of warming, but also offers its own sets of opportunities for reducing emissions depending on its natural resources. For example, coastal states need to take action to protect their shores from sea level rise. Districts that are dry need to prepare for variable monsoon precipitation. Himalayan regions have their own unique challenges, and selected parts of peninsular India and offshore areas offer great opportunities for harnessing wind power. तो ये पैसेज अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हर रीजन के लिए एक अलग अलग स्ट्रैटेजी है, तो उन्हें वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, तो यही तो बोल रहा है। और ये स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो हमारे इलिमिनेशन टेक्निक के हिसाब से भी यही स्टेटमेंट आंसर आ रहा था। आप पैसेज भी पढ़ोगे तो यही स्टेटमेंट आंसर आ रहा है। तो आप पहले मतलब इलिमिनेट कर लो स्टेटमेंट, जो भी आपको लग रहे हैं ना कि ये स्टेटमेंट हाँ ये तो इलिमिनेट ही होगा, उसे इलिमिनेट कर दो, उसके बाद पैसेज की तरफ जाना। पैसेज ना पढ़ना ये मैं कभी नहीं कहूँगा। पैसेज आपको बस आई रीडिंग करनी है, वहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, और उसे भी स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करना है कि पहले लास्ट 1/3, उसके बाद फर्स्ट 1/3, उसके बाद बीच वाला जो 1/3 है वो कंपोनेंट। ओके, ऐसा पूरा पैसेज डायरेक्टली पढ़ना नहीं है वर्ड टू वर्ड, आपका टाइम जाएगा। अब देखो एविडेंस के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है 2021 का पेपर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। पर्टिकुलरली एक सेक्टर की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा गलत। यही तो मैंने बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी सेक्शन की अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उसी सेक्शन पे डाल रहा है ना तो वो हो जाएगा गलत। ये तो आप रट्टा मार लो, ये जहाँ पे भी आएगा वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत।
अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट 2023 का क्वेश्चन है, वहाँ पे आया है, तो ये पूरा रिपीटेड है, नॉट पॉसिबल वर्ड आया है, ये भी गलत है। इसी पेपर में नॉट पॉसिबल फिर से रिपीट हुआ है। ये देखो नोट्स में भी हमने लिखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, ये आता है इनकरेक्ट सेक्शन में। नोट्स का जो इनकरेक्ट सेक्शन है, इनकरेक्ट वर्ड की जो लिस्ट है, वहाँ पे हमने लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, ये जहाँ पे भी आएगा इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, एजम्पशन। हमें बस उसी वर्ड पे फोकस करना है, क्या पूछा है इन्होंने, एजम्पशंस। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक टू और इंटीग्रेटेड विद द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज। अब देखो ग्रीन एनर्जी ये क्लाइमेट चेंज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसा बोला है। आपको कैन बी की तो ट्रिक पता ही होगी, ये शालो ट्रिक में आता है कि सभी को पता ही होता है कि कैन बी वर्ड जहाँ पे भी आता है ना, ये शो करता है पॉसिबिलिटी, और जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो वो स्टेटमेंट बन जाते हैं सही। और ये स्टेटमेंट आप देखो पता भी चलेगा ना आपको कि अरे हाँ ठीक है ना, इंटीग्रेट कर सकते हैं मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन करने के लिए ग्रीन एनर्जी क्लाइमेट चेंज के साथ। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेनस रीजन्स। अब देखो ये ट्रिक नया ट्रिक है थोड़ा, यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन का नाम मेंशन है, कोस्टल एंड माउंटेनस रीजन्स। अब देखो अगर ये पैसेज में डायरेक्टली एज इट इज मेंशन नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। देखो यहाँ पे एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है कॉम्प्रहेंजन। ओके, कॉम्प्रहेंजन में एक रूल है, अब जब भी अगर आपके पास 200 वर्ड का पैसेज है और उसको आपको कॉम्प्रहेंड करना है, तो कॉम्प्रहेंड करते समय हमें डेटा नहीं लेना, हमें फैक्ट्स नहीं लेना, हमें एग्जाम्पल्स नहीं लेना, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लेना, हमें केस स्टडीज छोड़ देने, मतलब फैक्ट्स कुछ भी नहीं आने चाहिए। और ये है फैक्ट कि कोस्टल एंड माउंटेनस रीजन में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा सीवियर है। तो जहाँ पे भी ऐसे फैक्ट्स आपको दिख जाएंगे वो स्टेटमेंट होते हैं गलत। किसी भी स्टेटमेंट में अगर नंबर मेंशन करके आ जाए कि ये मतलब 50% हो रहा है, 20% हो रहा है, इतना होगा उतना होगा, नंबर्स आ जाए, वो स्टेटमेंट हो जाएंगे गलत। किसी स्टेटमेंट में किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम मेंशन है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम मेंशन है, वो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, क्योंकि कॉम्प्रहेंजन में वो आता ही नहीं है। ओके, ये हो गई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। कॉम्प्रहेंजन पर्टिकुलरली आपने प्रिसाइज राइटिंग कभी लिखा होगा ना, तो वहाँ पे ये आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि कॉम्प्रहेंजन करते समय हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला स्टेटमेंट हो गया सही। और हमने पैसेज भी पढ़ा है ना, तो पैसेज में कहीं पे लिखा था क्या, कोस्टल और माउंटेनस रीजन में बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट होता है। ओके, ऐसा नहीं है कुछ। अब देखो कैन बी वर्ड के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये एविडेंस के तौर के लिए मैंने एक यहाँ पे ले लिया है। कैन बी वर्ड तो हमने बहुत बार जीएस में भी डिस्कस किया है, सीसेट में भी डिस्कस किया है। ओके, नोट्स में भी हमने लिखा है ये जो वर्ड है कैन, कुड, ये जो इम्पेरेटिव वर्ड है ना, इसके बारे में देखो मैंने बोला था। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बोला है इन्होंने मैसेज, हमें बस एक ही वर्ड पे फोकस करना है, वो है क्रिटिकल मैसेज। India's political executive should be aware that poverty and social inequality and the consequent sense of insecurity is the main social प्रॉब्लम। अब देखो जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये जो ट्रिक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की है, पर्टिकुलरली ये रॉन्ग वर्डिंग में आता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जहाँ पे भी लिख के आएगा वो हो जाएगा रॉन्ग, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लिखा है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा लॉन्ग। ये तब भी सही होगा जब पैसेज में एक्सप्लिसिटली करके मेंशन है। ये स्टेटमेंट ऐसा का ऐसा पैसेज में अगर मेंशन होगा और वैसा ही स्टेटमेंट नीचे आ जाता है तब भी करेक्ट होगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन इंडिया पावर्टी इज द प्राइमरी रीजन फॉर सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी। ये स्टेटमेंट के बारे में भी वही अप्लाई होगा। अगर पावर्टी यही मेन कॉज है सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी के लिए, अगर ऐसा पैसेज में डायरेक्टली मेंशन होगा, इनडायरेक्टली अदर वर्ड्स के साथ मेंशन होगा, तो ही ये स्टेटमेंट सही होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट, पावर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आर सो इंट्रिकेटली लिंक्ड दैट दे पोज एन अनमैनेजेबल क्राइसिस फॉर इंडिया। अब देखो अनमैनेजेबल क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस अनमैनेजेबल नहीं होता। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है GS3 का हमारे मेंस में। वहाँ पे हमने ये, अगर हमने ऐसा पेसिमिज्म दिखा दिया कि ये तो अनमैनेजेबल क्राइसिस है, हम इसे मैनेज ही नहीं कर सकते, तो ये तो पेसिमिज्म हो जाएगा ना, और हमें चाहिए ऑप्टिमिज्म। तो ऐसे स्टेटमेंट पेसिमिस्टिक होने के कारण गलत होते हैं। अनमैनेजेबल क्राइसिस, ये वर्ड याद रखो, ये वर्ड
शायद पहले नहीं आया था ये वर्ड, इस साल नया आया है। इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशू दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट एड्रेस। अब देखो ये स्टेटमेंट है ना थोड़ा सा काइंड ऑफ इंक्लूसिव और काइंड ऑफ मॉडरेट स्टेटमेंट है कि इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशू। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि प्राइमरी रीजन यही है, नहीं, इन्होंने बोला है कि ये मेन इकोनॉमिक इशू हो सकता है मोर देन पॉवर्टी। अब देखते हैं पैसेज में एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। Many government policies are actually intended towards mitigating these insecurities. यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चला। If the social inequality is the most acutely felt social problem in India, insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem. हमें यहीं पे मिल गया पैसेज का जो आंसर है वो। Insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem. इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशू दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट एड्रेस, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन 2020 का है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये आता है निगेटिव वर्डिंग में। जिस भी स्टेटमेंट में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वर्ड आ गया वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। 2024 का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है, नॉट पॉसिबल। ये पेसिमिज्म के लिए हमने यहाँ पे रखा होगा, बस यहाँ पे कुछ था नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे उन्होंने पूछा है एजम्पशंस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन आर ऑल्सो प्रोन टू सफर फ्रॉम एंग्जाइटी अबाउट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। सिंपल है, ये जो प्रोन टू सफर है ना, इसका मतलब होगा कैन, मतलब वो सफर कर सकते हैं, वो सफर हो सकते हैं। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे, यहाँ पे तो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन लिया नहीं, हिंदी में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत सॉफ्ट, जनरल एंड मॉडरेट स्टेटमेंट है। कैसा बोल रहा है कि कर सकते हैं, मतलब वो भी सफ़र कर सकते हैं इनसिक्योरिटीज से, तो ये तो सही हो जाएगा। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। अब देखो यहाँ पे कैन मेंशन है, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड मेंशन है, वो है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब देखो ये सिंपल सा रूल है, ये जीएस में भी अप्लाई होता है, सीसैट में भी अप्लाई होता है। इरेडिकेशन और इलिमिनेशन वर्सेस रिडक्शन, अगर रिडक्शन आ जाता है तो वो स्टेटमेंट हो जाते हैं सही। रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस जो वर्ड है वो जीएस में आया था इस बार, एक क्वेश्चन पूरा रिड्यूस वर्ड के ऊपर ही है, जहाँ पे वो क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रिक के हिसाब से सॉल्व हो रहा था। और इलिमिनेशन, जिस भी इलिमिनेशन या इरेडिकेशन जिस भी स्टेटमेंट में आता है वो हो जाते हैं गलत। यहाँ पे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी आया है, यहाँ पे अगर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी होता, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री, तो सही हो सकता था। लेकिन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और एक सिंपल सी बात देख लो ना, पॉवर्टी एंड पीस एंड इक्वालिटी। अब देखो ऐसा थोड़ी है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तो पॉवर्टी इंडिया से कम है, तो वहाँ पे पीस एंड सोशल इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है क्या? मतलब इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं है। और पैसेज में भी इसे कहीं पे नहीं लिखा। हमें यहाँ पे ये फोकस करना है कि इरेडिकेशन वर्ड या इलिमिनेशन वर्ड जहाँ पे भी आता है ना, एक्सट्रीम वर्ड्स है, और एक्सट्रीम वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं इनकरेक्ट। यहाँ पे भी हमें उसी पे फोकस करना है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें बस इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। ओके, अगर आप, और ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, अगर आपको नहीं पता चला ये जो पहला स्टेटमेंट है प्रोन टू सफर, तो आप पैसेज पढ़ सकते हो, क्योंकि एजम्पशन के लिए पैसेज पढ़ना थोड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रिक्स नहीं फॉलो करोगे तो आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा एजम्पशन के लिए। ओके, तो इस हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा ओनली 1। अब देखो इरेडिकेट वर्ड के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। इरेडिकेट वर्ड जहाँ पे भी आता है इनकरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो यहाँ पे कोरोलरी आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है? कोरोलरी, क्रक, सेंट्रल आइडिया, मैसेज, ये सभी सेम ही हैं, उनको आप सेम ही पकड़ो। अगर आपने इनके मतलब जो बारीक बारीक डिफरेंस है ना, उसके बीच में चले गए ना आप, तो बहुत कंफ्यूज हो गए। बारीक डिफरेंस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स परकोलेट्स डाउन मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर दैन इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो ये स्टेटमेंट एक जनरल और मॉडरेट सा स्टेटमेंट है, और थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, सॉरी पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा निगेटिव है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा स्लोली परकोलेट हो रहा है, मतलब जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, वो उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, फॉर इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज नॉट एज यूजफुल एज इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक फैक्ट मेंशन हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। मैंने आपको अब भी क्या बोला कि ग्रीन मतलब जहाँ पे भी फैक्ट्स मेंशन करके आएंगे ना जिस भी स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होते हैं।
यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर पैसेज में डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है ना तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। फिर भी हमें ये स्टेटमेंट अभी वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, इंडिया लैग्ड बिहाइंड अदर कंट्रीज इन अडेप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग। मैंने आपको अभी जब कुछ क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न वर्ड के बारे में, तब भी बोला था कि मॉडर्न वर्ड जिस भी स्टेटमेंट में आएगा वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। यहाँ पे मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न ऐसे दो वर्ड्स आए, ये आते हैं रॉन्ग वर्डिंग या इनकरेक्ट वर्डिंग के सेक्शन के अंदर, जहाँ पे भी आएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्टेड इन स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हो गया सुप्रीम ट्रिक। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये वर्डिंग आप मतलब रट्टा मार लो, जहाँ भी आएगी वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये क्या करते हैं ना यूपीएससी वाले, मतलब पर्टिकुलरली हमारे मीथ के साथ खेलते हैं। हम जो भी प्रॉब्लम्स सोसाइटी में पढ़ रहे हैं ना, मतलब सोसाइटी में पॉलिटी में, वो वही यहीं पे वही लिख देते हैं, वो हमारे मीथ के साथ खेलते हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमें पता है कि ये हो रहा है, उसकी वजह से ये भी हो रहा है, लेकिन इसका पैसेज के साथ सही में कुछ संबंध है नहीं है तो गलत हो जाएगा ना। और ये यूपीएससी वाले यही करते हैं, जीएस में भी यही करते हैं, सीसैट में भी यही करते हैं, तो हमें उनके ट्रैप में नहीं अड़कना। ओके, देखते हैं इसका भी एविडेंस है। अब देखो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन 2020 में हमने डिस्कस किया था, ये जहां पे भी आएगा गलत हो जाएगा। मॉडर्नाइज्ड, ये जो मॉडर्न वर्ड है ना, ये भी जहां पे भी आता है उस स्टेटमेंट को गलत कर देता है। 2021 में हमने डिस्कस किया था इस वर्ड के बारे में। 2022 यहाँ पे देखा, इन्होंने पूछा है assumptions, the growing divergence between the fortunes of the agricultural and non-agricultural economy in India could have been reduced or contained by adapting large scale cultivation of commercial crops and viable corporate farming। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरा इनकरेक्ट वर्ड से भरा हुआ है। कौन कौन से इनकरेक्ट वर्ड है यहाँ पे? लार्ज स्केल, कमर्शियल क्रॉप्स, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये तीनों के तीनों वर्ड हमने अभी तक मतलब जो 20-25 मिनट्स हमने जो डिस्कशन किया है वहाँ पे हमने तीनों के तीनों वर्ड डिस्कस किए। लार्ज स्केल आता है अटेंशन सीकिंग के कैटेगरी में, कमर्शियल आता है इनकरेक्ट वर्डिंग के कैटेगरी में, कॉर्पोरेट फार्मिंग आता है इनकरेक्ट वर्डिंग के कैटेगरी में। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट दर्शा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट होगा गलत। दूसरा, प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड हेवीली सब्सिडाइजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड फार्म मशीनरी एट पार विथ डेवलप्ड कंट्रीज। सिंपल सी बात है यहाँ पे, पहली जहाँ पे भी कुछ भी फ्री बांटने की बात हो वो स्टेटमेंट होगा गलत। दूसरा, यहाँ पे एक वर्ड है ऑल जो कि है एक्सट्रीम वर्ड, जहाँ पे भी आता है वो स्टेटमेंट को कर देता है गलत। उसको कोई एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस भी हम जहाँ पे भी वर्ड आएगा वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या एक्सेप्शंस है ऑल की। लेकिन जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल जहाँ पे भी आता है, ऑल, एवरी, एनी, ये वर्ड्स होते हैं गलत। और तीसरा, सब्सिडी, सब्सिडी आइदर जीएस में आए या सीसैट में आए, जहाँ पे भी सब्सिडी वर्ड मेंशन करके आए, सब्सिडी हो, स्टेट हो, फंड्स की बात हो, फाइनेंशियल एड की बात हो, जहाँ पे भी आएगा वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ये सब्सिडी वर्ड के बारे में तो इतनी बार डिस्कस किया है 2015 से 2024 तक ना हमने, कि ये तो मतलब जिसने भी वो लेक्चर्स देखे सबको पता ही होगा कि सब्सिडी जहाँ पे भी आता है गलत, फ्री जहाँ पे भी आता है गलत। ओके, अब देखो ये 23 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से पेपर का है मुझे भी याद नहीं है अभी, लेकिन कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग एक इनकरेक्ट कैटेगरी का वर्ड है, जिस भी स्टेटमेंट में आता है वो स्टेटमेंट हो जाता है गलत। सब्सिडीज हमारे नोट में डायरेक्टली मेंशन है, रेगुलेटेड बाय, ये वर्डिंग हमने रेगुलेटेड नहीं, ये बाद में आएगा शायद, लेकिन सब्सिडी जो वर्ड हमने अभी डिस्कस किया वो भी डायरेक्टली नोट्स में मेंशन है। देखो ये सब्सिडाइजिंग, ये 2018 में भी डिस्कस किया था। सब्सिडी तो इतनी बार डिस्कस किया है ना कि आपको मतलब डायरेक्टली मगअप ही हो जाता वो चीज़। ये लार्ज स्केल जो अटेंशन सीकिंग कैटेगरी में आता है, 2017 में इसको हमने डिस्कस किया था कि लार्ज स्केल एक अटेंशन सीकिंग कैटेगरी का वर्ड है जो इनकरेक्ट कैटेगरी में आता है। ओके, ऑल, उस ऑल वर्ड भी हमने नोट्स में मेंशन किया था कि ये जो इनकरेक्ट कैटेगरी में आता है और इसीलिए ये हो जाएगा गलत। लार्ज स्केल भी हमारे पीडीएफ में मेंशन था। ओके, तो एक बार हम क्वेश्चन कहाँ गया? ओके, पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी शायद इस क्वेश्चन में। हाँ गाइज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, खुद पर्सनल चैनल है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहो, जहाँ पे मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूँ और फरवरी से मैं खुद का मैपिंग का भी मतलब डेली मैपिंग भी शुरू करने वाला हूँ थोड़े दिनों के बाद। अब भी थोड़ा सा मतलब बिजी चल रहा है शेड्यूल,
तो उसके बाद हम मैपिंग का भी डिस्कस करेंगे। जब जीएस का आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको मैंने मैपिंग के बारे में बोला था, अगर आपका मैपिंग अच्छा है ना तो उसके बेसिस पे आप अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो जीएस में। और मैपिंग सिर्फ ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट या आईआर करंट की भी नहीं होती, वो एंशिएंट की भी होती है, वो मिडाइवल की भी होती है। मैपिंग के हिसाब से अगर आप सॉल्व मतलब पेपर को देखोगे ना जीएस को, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, इवन वर्ल्ड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो ट्रिक था, हमने अब भी जाने दो, जीएस के टाइम पे डिस्कस करते हैं वो ट्रिक के मतलब सिर्फ मैपिंग के बेसिस पे 2000 अराउंड 17 to 18 से 4 से 5 क्वेश्चन एक ही रीजन के ऊपर आए थे और उसका भी हमने ट्रिक बना लिया है। वो रीजन है वो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका या नदर्न अफ्रीका, उसके ऊपर हमने एक ट्रिक बनाया था। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है यूपीएससी अचीवर्स हब, या आप डायरेक्टली लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो @UPSC अचीवर्स हब। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे इन्होंने पूछा है मैसेज। ओके, मैंने बहुत बार बोला, फिर से बोल रहा हूँ कि हमें बस इसी वर्ड पे फोकस करना है, मैसेज। ओके, मैसेज है या एजम्पशन है। ओके, वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम द लिमिटेड नैरेटिव लिंक टू प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। अब देखो ये स्टेटमेंट कितना बढ़िया है, ये बोल रहा है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें ब्रॉडर करने की ज़रूरत है। नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तरफ बढ़ना है। ये स्टेटमेंट ये बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव हो गया, मॉडरेट हो गया, जनरल भी है, यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम भी नहीं लिखा। दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, continued state support to the handloom industry ensures the preservation of some of our glorious art forms and old traditions। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टेट सपोर्ट की जहाँ पे भी बात हो, आइदर इट इज़ फाइनेंशियल और इट इज़ मोरल और इट इज़ ऑफ एनी काइंड, तो ये स्टेटमेंट हो जाएंगे गलत। और दूसरा यहाँ पे ये है इंश्योर, ये जो इंश्योर वर्ड है ये जीएस में भी और सीसेट में भी जहाँ पे भी आता है ये एक एक्सट्रीम काइंड ऑफ वर्ड है, और जहाँ पे भी आता है उस स्टेटमेंट को कर देता है गलत, तो ये स्टेटमेंट उस हिसाब से गलत हो गया। ओके, स्टेट सपोर्ट आता है रॉन्ग वर्डिंग के कैटेगरी में, इंश्योर आता है एक्सट्रीम वर्ड के कैटेगरी में, वो भी इनकरेक्ट कैटेगरी है। हाउस होल्ड यूनिट्स ऑफ हैंडलूम सेक्टर शुड बी मॉडर्नाइज्ड। अब देखो एक ही पेपर में मॉडर्न वर्ड 5 से 6 बार रिपीट हुआ है, तो अगर आपने ये वर्ड्स रट्टा मारे होते तो आपको नहीं लगता कि सीसेट कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर बढ़ जाता? इजीली सीसेट क्लियर कर देते आप। एंड मेड एन इकोनॉमिकली वायबल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। अब देखो ये तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, हैंडलूम इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज क्यों करना है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चले जाएंगे ना, वो तो हैंडलूम इंडस्ट्री है, उसे क्यों मॉडर्नाइज करना है? हैंडलूम प्रोडक्ट्स नीड टू बी कन्वर्टेड टू मशीन मेड डिजाइनर प्रोडक्ट्स सो एज टू मेक देम मोर पॉपुलर। अब देखो इतनी कितनी उल्टी बात है कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स को मशीन मेड डिजाइनर प्रोडक्ट्स, अरे उनके नाम में ही है ना हैंडलूम, हैंड से बनाए जाते हो, उनको मशीन मेड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? और एम्प्लॉयमेंट का तो कितना इशू चल रहा है, आपने PLFS रिपोर्ट तो पढ़ा ही होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें हम तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? ए। अगर हम पैसेज भी पढ़े, देखते हैं एक बार पैसेज क्या लिखा है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप व्हेन वी प्रमोट हैंडलूम एज अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट लार्ज सेक्शंस ऑफ आवर पॉपुलेशन चोज टू इग्नोर इट। In our country, handlooms are equated with culture that ensures a continuity of tradition. This idea has become part of the public policy framing and provides a legitimate basis for the state support to the sector. But the notion of a tradition as a single linear entity is being strongly contested today. यही तो बोल रहा है कि हैंडलूम को बस एक ट्रेडिशनल या कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, उसे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और ज़्यादा मतलब उसको डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यही तो बात कर रहा है, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू रखो उसकी तरफ। अब देखो मॉडर्नाइज वर्ड इतने बारे में लिखा है, फिर भी यहाँ पे एविडेंस डाल दिया मैंने। 2021 में डिस्कस किया था, बहुत बार डिस्कस किया है, ये वो आपको डायरेक्टली PDF में मिल जाएगा। इंश्योर्स वर्ड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था 2021 में। ये जो इंश्योर वर्ड है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होता है। इंश्योर वर्ड हमारी PDF में भी मेंशन है, जो 15 पेजेस का PDF है वहाँ पे भी मेंशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, assumption. There is no need for the state to be involved in any manner इन द हैंडलूम सेक्टर। अब देखो आप अपने हिसाब से ही देख लो इस स्टेटमेंट को, ये कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि स्टेट को किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। यस, हमने बोल दिया कि स्टेट सपोर्ट जहाँ पे भी आता है वो गलत होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि स्टेट को किसी भी तरह से इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। PM विश्वकर्मा जो स्कीम है उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है।
जो उस्ताद करके स्कीम है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, उसमें क्या होता है कि स्टेट सपोर्ट करता है हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए। ओके, तो ये गलत हो जाएगा ना। और एनी वर्ड तो एक्सट्रीम कैटेगरी में वैसे भी आता है, और नो नीड ये भी एक्सट्रीम हो गया। ओके, हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव इन द रैपिडली चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखो नो लॉन्गर मतलब वो अपीलिंग ही नहीं रहे, वो किसी का अपील ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम जीआई टैग दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स बहुत डिमांडिंग है मार्केट में, तो ये भी हो जाएगा गलत, एक्सट्रीम कैटेगरी में आता है नो लॉन्गर। अब देखो यहाँ पे एनी जो वर्ड है उसके बारे में तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है 2017, ये आपको लिस्ट में भी मिल जाएगा, वो पीडीएफ के, जीएस में भी मिल जाएगा, सीसेट में भी मिल जाएगा, सभी तरफ मिल जाएगा। एनी एक एक्सट्रीम कैटेगरी का वर्ड है, जहाँ पे भी आता है गलत होता है। ये देखो 2021 में भी हमने एनी के बारे में डिस्कस किया था। 2016 में हमने नो लॉन्गर जो वर्ड था सेकंड स्टेटमेंट में, उसके बारे में डिस्कस किया था। ये देखो सारे के सारे वर्ड्स वैसे ही रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आई कैन एश्योर यू दैट अगर 27-28 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंजन के आते हैं ना, तो उसमें से अराउंड 20+ क्वेश्चंस में यही वर्ड्स रिपीट होंगे, यही वर्ड्स रिपीट होंगे। ये 2015 से सिलसिला चलता आ रहा है। यूपीएससी को ये चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। हम क्या करते हैं ना, हम एक ही कंपोनेंट पे फोकस करते हैं, वो है मैथ एंड रीजनिंग। और मैथ एंड रीजनिंग चेंज करना इतना ईजी है, मतलब एक टॉपिक चेंज कर दो, प्रोबेबिलिटी से आप शिफ्ट कर दो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, बच्चे को कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, और हमें तो अभी लैकुनाज मिल गए हैं, तो इन लैकुनाज का फ़ायदा उठाओ, प्रीलिम्स क्लियर कर लो। ओके, नो लॉन्गर वर्ड हो गया यहाँ पे, ये बहुत बार डिस्कस किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे क्या पूछा है, सेंट्रल आइडिया, मतलब क्या पूछा है, क्रक्स पूछा है बस। इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर द प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन इट्स यूनिवर्सिटीज़। अब देखो मेरा तो हंसा छूट गया यहाँ पे, डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। ऐसा लगता है कि आपके पास मतलब हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। ये जो वर्डिंग है ना, इनफ रिसोर्सेज नहीं है, ये जहाँ पे भी आएगा वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। जीएस में नहीं आता, ये सीसेट में ही आता है, लेकिन जहाँ पे भी आएगा हो जाएगा गलत। दूसरा, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो सिंपली ये स्टेटमेंट है, पहले तो ये स्टेटमेंट है निगेटिव, कि मतलब उसके कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। कभी भी किसी भी पैसेज का जो मैसेज होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये आप मतलब ध्यान में रखो, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। जो भी मैसेज होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब देखो ये मतलब पॉजिटिव टोन में भी रख सकते थे कि उस पर ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, वो फ्री होना चाहिए ऐसा, लेकिन शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मतलब याद रखो, वो है कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलेटेड बाय दिस एजेंसी, रेगुलेटेड बाय दैट एजेंसी। जहाँ भी मेंशन करके आएगा ये सभी वर्डिंग्स लिख लो, ये वर्डिंग्स, हाँ आप एक लिस्ट बनाओ, वहाँ पे ये वर्डिंग लिख लो कि कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट जहाँ पे भी आएगा वो हो जाएगा गलत, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट जहाँ पे भी आएगा हो जाएगा गलत। क्लासरूम अप्रोच टू हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे विथ, कितना एक्सट्रीम हो गया कि क्लासरूम रखना ही है, मतलब ऑफलाइन एजुकेशन रखना ही है, पूरा शिफ्ट कर जाओ ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा। क्लासरूम अप्रोच के या ऑफलाइन एजुकेशन के उसके अलग फ़ायदे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के उसके अलग फ़ायदे, दोनों का ब्लेंड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी एक की तरफ डायरेक्टली शिफ्ट हो जाना वो इनकरेक्ट है। क्लासरूम नीड्स टू बी री इमेजिन एंड टीचिंग नीड्स टू बी री इन्वेंटेड। अब देखो ये कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि हमें दोनों भी चीज़ों में इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्टली चेंज कर देना है कि हमें ये रखना ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप पैसेज भी पढ़ोगे ना, उसका लास्ट लाइन देखोगे, जो हमारा अप्रोच है जिसमें हम लास्ट 1/3 के कंपोनेंट पे ऊपर फोकस करते हैं, हायर लर्निंग इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक, टीचिंग हैज़ टू बी री इन्वेंटेड। यहाँ पे ही आपको आंसर मिल जाता, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो पैटर्न फॉलो करो, लास्ट 1/3, फिर उसके बाद फर्स्ट 1/3, फिर उसके बाद बीच वाला 1/3। ओके, आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो वहीं पे मिल जाएंगे। अब देखो ये जो री थिंक एंड रीडिफाइन है ना, यूपीसी के फेवरेट वर्डिंग है, ये जीएस में भी मिल जाएंगे आपको, सीसेट में भी मिल जाएंगे। वैसे भी और मतलब ज़्यादा यूपीसी के फेवरेट वर्ड्स है, जैसे कि सोशल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, और ज़्यादा भी है जो लिस्ट में मतलब पीडीएफ में है, कि जो जीएस के पीडीएफ में मैंने लिखे है कि यूपीसी के फेवरेट वर्ड्स की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे भी आते हैं वो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ओके, अब देखो ये मॉनिटर्ड वर्ड, मॉनिटर्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, रेगुलेटेड बाय, ये जहाँ पे भी आता है ना वो
इनकरेक्ट होता है। ये मॉनिटर्ड बाय, अब देखो कंट्रोल्ड बाय, ये तो मतलब लिस्ट में नहीं लिखा था मैंने, लेकिन आप इंस्पिरेशन ले सकते थे मॉनिटर्ड बाय, रेगुलेटेड बाय इससे, और आपको पता चल जाता कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये देखो रेगुलेटेड बाय, मॉनिटर्ड बाय नोट्स में डायरेक्टली मेंशन था। डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि ये जहाँ पे भी आएगा वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, कि रिसोर्सेज नहीं है। देखो कितनी, मतलब मैं कहूँगा कि कितनी शैलो थिंकिंग है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज है, हम उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछे हैं एजम्पशंस, हायर एजुकेशन इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट दैट नीड्स टू रियलाइन टुवर्ड्स न्यू डेवलपमेंट्स इन ऑल स्पीयर्स ऑफ सोसाइटी। अब देखो ये एक पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है। मैंने बोला था ना कि ऑल के कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पे देखो ऑल स्पीयर्स ऑफ सोसाइटी, मतलब सभी स्पीयर्स के सोसाइटी के सभी स्पीयर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें हायर एजुकेशन को री इन्वेंट करना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। तो ऐसा तो नहीं ना कुछ कंपोनेंट्स को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑल सही है, तो ऑल का मतलब कभी कभी एक्सेप्शन भी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए हमें कि कहाँ पे एक्सेप्शन है, कहाँ पे हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है, कहाँ पे हमें ये नहीं अप्लाई करनी है। ओके, स्टेटमेंट का फ्लो देखो, स्टेटमेंट का इंटेंसिटी देखो, ये कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इन आवर कंट्री सफिशिएंट फंड्स आर नॉट एलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन। अभी देखो ऊपर का ही क्वेश्चन देखा, वहाँ पे बोला था कि इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस, तो यहाँ पे फिर से बोला है कि सफिशिएंट फंड्स आर नॉट एलोकेटेड। भाई फंड्स है, उनका यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है। और कोई भी पैसेज ऐसा बोलेगा ही नहीं, मैं लिख के देता हूँ कि कोई भी पैसेज ऐसा नहीं बोलेगा कि वहाँ पे फंड्स नहीं है, फंड्स है लेकिन उनका यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 33, यहां पे पूछा है क्रक्स, बस हमें उसी पे फोकस करना है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर अ पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ सीरियल बेस्ड फूड्स इन वेल्थियर सोसाइटीज। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला है अर्जेंट, एक ही चीज है, सॉरी दो चीजें बोल दिया मैंने। अर्जेंट नीड, जहां पे भी अर्जेंट नीड ये मेंशन करके आ जाए ना कि अब भी हमें करने की जरूरत है, ये हो जाएगा गलत। ये अर्जेंट नीड जो वर्ड है ना वो आता है इनकरेक्ट कैटेगरी में, ये बहुत रिपीटेटिव वर्ड है, पर्टिकुलरली सीसैट में ये बहुत रिपीटेटिव वर्ड है। ओके, एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस लिफिशिएंट देन ग्रेन और प्लांट बेस्ड फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्बनाइजेशन। अब देखो ये हो सकता है, यहाँ पे कोई आपको एक्सट्रीम चीज नहीं दिखेगी, तो एक्सट्रीम चीज ना दिखने की वजह से ये स्टेटमेंट हो सकता है सही। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस द एनिमल बेस्ड प्रोटीन इन अवर डेली डाइट्स। अब देखो रिप्लेस करना और रिड्यूस करना, जैसे हमने बोला था ना अभी, इरेडिकेट करना, इलिमिनेट करना वर्सेस रिड्यूस करना, वैसे ही रिप्लेस करना वर्सेस रिड्यूस करना। जहाँ पे भी रिप्लेस आ जाए वो हो जाएगा गलत, जहाँ पे भी रिड्यूस आएगा वो हो जाएगा सही। चौथा स्टेटमेंट, इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज इनएविटेबल इन एनी फास्ट चेंजिंग सोसाइटीज। अब देखो इनएविटेबल वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, और एनी के बारे में तो हमने डिस्कस ही कर लिया है कि वो आता है एक्सट्रीम कैटेगरी में, वो हो जाएगा गलत। और इनएविटेबल का भी मतलब इनएविटेबल का भी आप हिंदी में ट्रांसलेशन देख सकते हो, अगर अनिवार्य आ जाता है, इनएविटेबल मतलब अनिवार्य है तो हो जाएगा गलत, और इनएविटेबल मतलब आवश्यक है तो हो जाएगा सही। लेकिन जहाँ पे भी इनएविटेबल लिख के देगा ना यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 90% चांसेस है कि वो अनिवार्य ही लिख देगा, वहाँ पे वो कभी आवश्यक नहीं लिखेगा, क्योंकि हमारी तरह सारे बच्चे स्मार्ट तो होते नहीं है कि वो हिंदी पढ़ेंगे। कुछ बच्चे बस हिंदी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बस इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन हमें ब्लेंड करके जाना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। मैं देखो जब भी मैं पेपर सॉल्व करता हूँ ना, तो मैं जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाए ना तो मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। उसमें क्या शर्माना ना, हिंदी पढ़ लेना चाहिए भैया, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ानी है। ओके, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है। अब देखो ये सारे वर्ड्स है ना उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इनएविटेबल इन एनी, अब देखो ऐसे ही फ्रेमिंग है, इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी, इनएविटेबल इन एनी चेंजिंग सोसाइटी, ऐसे की ऐसे ही वर्डिंग रिपीट हुई है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बस आप 2014 या 15 से सीसैट के बस कॉम्प्रिहेंजन सॉल्व कर लो, और बस यूपीएससी का ही सॉल्व करो, किसी कोचिंग का मत देखो, क्योंकि किसी भी कोचिंग का सीसैट यूपीएससी के कोचिंग मतलब पर्टिकुलरली कॉम्प्रिहेंजन यूपीएससी के पेपर से मैच नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। ओके, सॉरी,
ओके, ये हो गया इनएविटेबल इनएविटेबल इन एवरी, ये भी हमने डिस्कस किया था 2021 में। एनी वर्ड यहाँ पे हो गया, इम्पॉसिबल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रिप्लेस वर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था 2021 में। तो ये सारे वर्ड्स है ना, अराउंड सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए। अर्जेंट नीड ये 2021 में डिस्कस किया था। ये सारे वर्ड्स यूपीएससी रिपीट करता रहता है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी कुछ अलग ला रहा है ये सर। अब देखो मैंने बोला ना कि अराउंड 24 क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा था 2015 से 2024 तक वही से रिपीट हुए। सो अराउंड 10 पेपर्स, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, अगर हमने 25 क्वेश्चंस पर पेपर देख लिए तो अराउंड 250 क्वेश्चन जो हमने कॉम्प्रिहेंजन के डिस्कस किए थे उसमें से ही ये 24 क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हुए। अर्जेंट वर्ड, ये जो अर्जेंट नीड है वो 2021 में रिपीट हुआ था। ये नोट्स में भी डायरेक्टली मेंशन है, अर्जेंटली नीडेड, इनएविटेबल, ये इनकरेक्ट सेक्शन में आते हैं। तो इस तरह से आप बस लेक्चर देखो और आपका मतलब बहुत सारा काम तो वहीं पे फिनिश हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है एजम्पशंस। The food manufacturing and processing industries in every country should align their objectives and process in accordance with the changing needs of the societies. यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम वर्ड क्या आता है, एवरी कंट्री, मतलब हर कंट्री को करना चाहिए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। वेल्दियर सोसाइटीज टेंड टू इनकर ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरीज ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यू टू इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाए। हमने अब भी डिस्कस किया कि वेल्दियर सोसाइटीज वो रॉन्ग में आता है, लेकिन ये जो 10 टू वर्डिंग है वो करेक्ट में आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट बन गया। अगर आपको दोनों भी वर्ड्स पता होते एग्जाम के मतलब एग्जाम हॉल में, तो आपको ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता और आपको गलत पकड़ना है या सही पकड़ना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे उतना मतलब कन्फ्यूजन होना लाजमी में कोई इशू नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये हो भी जाता तो कोई इशू नहीं है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हमने इसीलिए मार्जिन रखा है कि हमने बोला ना 80 to 90% एक्यूरेसी। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते यहाँ पे। अगर आप वेल्दियर सोसाइटीज़ पे फोकस करते तो आपका मतलब स्टेटमेंट गलत हो जाता, और 10-2 पे फोकस करते तो आपका सही हो जाता। अब देखो इस 10-2 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पहले तो एवरी 2021 में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने एवरी कंट्री। अब देखो यहाँ पे एवरी कंट्री यही फ्रेमिंग उन्होंने यूज़ की है। तो यूपीएससी का जो वर्डिंग है ना वो बहुत रिपीटेटिव है, हमें वही पैटर्न बस पकड़ना है और उसे अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखो फिर से 10-2 2021 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 10-2 ये जो वर्ड है इसके बारे में डिस्कस किया था, ये जीएस में भी अप्लाई होता है। इस वर्ड पे हमें फोकस करना है। ये वर्ड हमारे करेक्ट कैटेगरी के वर्ड में आता है। जो हमारा 15 पेजेस का पीडीएफ है वहाँ पे हमने दोनों भी वर्ड मेंशन किए हैं। ये देखो यहाँ पे एवरी हो गया, यहाँ पे 10-2। एवरी इनकरेक्ट वर्ड के लिस्ट में आता है और 10-2 ये करेक्ट वर्ड के लिस्ट में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, सेंट्रल आइडिया मूविंग टू नेट जीरो कार्बन इज पॉसिबल ओनली बाय द रिडक्शन इन हाउस होल्ड इमिशंस। अब देखो ओनली, ये तो मतलब बच्चों को पता है, यूपीएससी करने वाले हर किसी को पता है कि ओनली वर्ड जहाँ पे भी आता है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो फ्रेमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर टाइम इनकरेक्ट ही होगा ऐसे नहीं है। तो ये एक्सट्रीम वर्ड में आ गया तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बी, लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल कैन बी ब्राउड बाय इंसेंटिवाइजिंग देम। अब देखो कैन बी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे आता है मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। और ये जो स्टेटमेंट है ये एक पॉसिबिलिस्टिक स्टेटमेंट है और मतलब बाकी इसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं है। तीसरा, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल टू पीपल बाय यूजिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। अब देखो अगर आपको कन्वेंशनल नॉलेज आपका बेसिक अगर आपका अच्छा है तो हम जब भी लो कार्बन या सस्टेनेबल चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो चीपर नहीं बनते। यहाँ पे क्या बोला है, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कैन बी के बारे में अगर आप फोकस करते कैन बी के ऊपर तो गलत हो जाता, लेकिन अगर आप कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से, इसलिए मैं कहता हूँ कि नॉलेज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दो नॉलेज को। कन्वेंशनल जहाँ पे भी स्टेटमेंट आपको दिख जाए वहाँ पे आपको नॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। तो ये तो हमारे कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से गलत हो जाता, तो तीसरा गलत हो जाता।
चौथा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडीज। सब्सिडीज के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया, फिर से यहाँ पे सब्सिडीज। अब देखो ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा जहाँ पे सब्सिडीज वर्ड मेंशन है। सब्सिडीज जहाँ पे भी आता है इनकरेक्ट होता है, यहाँ पे भी वो इनकरेक्ट है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी बन जाता। अब एक बार हम पैसेज में देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है। And even that would require companies and governments to provide more incentives to change through supply side investments to make low carbon options cheaper and more widely available। इसके लिए उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा। Over the next 30 years, many countries are promising to move to net zero carbon, implying that household emissions will have to cut to close to nothing। A leading climate scientist reckons that half the reduction might be achieved through demand side measures such as behavioral changes by individuals and households। यही तो बोला है दूसरे स्टेटमेंट में, लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल कैन बी ब्राउट बाय इंसेंटिवाइजिंग देम। अगर हम उन्हें इंसेंटिवाइज करते हैं तो हम लो कार्बन बिहेवियर उनमें इंकलकेट कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर ऊपर का भी 41 था, 2015 का भी 41 ही क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, सब्सिडीज के बारे में बोला है। सब्सिडीज के बारे में हमने क्या बोला था कि वो जहाँ पे भी आते हैं इनकरेक्ट होते हैं। दूसरा बाकी तो यहाँ पे नहीं, कुछ आगे देखते हैं। यहाँ पे कैन बी के बारे में बोला है, ये क्वेश्चन किस साल का है वो मुझे भी नहीं याद अभी, लेकिन कैन बी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैन बी जहाँ पे भी आता है वो शो करता है कि वो स्टेटमेंट पॉसिबिलिस्टिक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है, यहाँ पे भी वो सही था। अब देखो ओनली के बारे में तो मतलब आप यूट्यूब पे कहीं पे भी जाओगे तो आपको ओनली का ट्रिक तो मिल ही जाएगा। जो शालो ट्रिक्स होते हैं उनमें आता है ओनली, कि अगर आपको ओनली दिख जाए तो आपको उसे इनकरेक्ट मानना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप देख लो, मतलब ओनली का भी एक ट्रिक है। ओनली कहाँ पे सही होता है ये जीएस में हमने डिस्कस किया था। मैंने एक ट्रिक बताई थी जीएस में जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ओनली करके एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 स्टेटमेंट आ जाते हैं ना, तो उसमें से एक तो सही होता ही होता है। अगर 3 स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में आ जाए ओनली के, तो उसमें से एक सही होता है। अगर 2 स्टेटमेंट आ जाए तो उसमें कोई ट्रिक नहीं है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत, लेकिन 3 आ जाए तो उसमें से एक ना एक तो सही होगा ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 विथ रेफरेंस, यहाँ पे क्या बोला है, एजम्पशन। हमें फोकस करना है बस एजम्पशन के ऊपर। सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल। सही है, क्या प्रॉब्लम है ना इनमें कि सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल। हमने पैसेज पढ़ा, उसमें जो लास्ट लाइन थी वहाँ पे वही तो लिखा था कि अगर हम इंसेंटिवाइज कर रहे कंपनीज को तो मतलब चीपर गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और वो पीपल में लो कार्बन बिहेवियर इंकलकेट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिस्टिक हो गया, सही हो जाएगा। पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज। ये कितना पेसिमिस्टिक और एक्सट्रीम हो गया कि पीपल आर नॉट कैपेबल, मतलब अगर उनको गवर्नमेंट एंड कंपनीज का सपोर्ट नहीं होगा तो वो कैपेबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते लो कार्बन बिहेवियर। तो उस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये एक्सट्रीम है। नॉट, विदाउट, ये एक्सट्रीम वर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं, वो इनकरेक्ट होते हैं। उसके बारे में तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे विदाउट के बारे में 2016 में डिस्कस किया था, नॉट पॉसिबल भी वहाँ पे वर्ड है। अब देखो ये जो कैन, कूड है ना, वो आते हैं करेक्ट वर्डिंग में। विदाउट, कैन नॉट, ओनली, ये आते हैं इनकरेक्ट वर्डिंग में। ये देखो ये नोट्स के रेफरेंसेस है हमारे, जहाँ पे हमने डायरेक्टली वर्ड्स की लिस्ट दी है। यहाँ पे आपको अराउंड 150-200 वर्ड्स मिल जाएंगे कि जो रिपीटेटिवली आते हैं हर साल। ये तो बहुत रिपीटेटिव है, जीएस में भी आते हैं, सीसेट में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे इन्होंने पूछा है मैसेज। अब देखो इन्होंने कितने वर्ड्स या ऐड कर दिए यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैग्मेटिक मैसेज कन्वर्ट बाय द पैसेज। अब देखो इतना पढ़ोगे तो आपके 4-5 सेकंड तो वेस्ट हो जाएंगे ना, हमें नहीं करने वेस्ट, बस हमें फोकस करना है मैसेज के ऊपर कि इन्होंने मैसेज पूछा है। ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स। अब देखो मैंने बोला था ना आपको, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये जहाँ पे भी आ जाए इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे आ गया नॉट पॉसिबल, इनकरेक्ट हो गया। एवरी सेक्टर, देखो एवरी फिर से रिपीट हो गया। तो ये वर्ड्स इतना बहुत, अब देखो कैन बी, ओनली ऑप्शन, सभी के सभी रिपीट हो गए। अब देखो नॉट पॉसिबल इनकरेक्ट, एवरी इनकरेक्ट, कैन बी करेक्ट, ओनली ऑप्शन इनकरेक्ट। हमारा आंसर तो बस वर्ड देख के ही पता चल गया ना कि सी आंसर है। पूरा स्टेटमेंट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वर्ड्स है ना अगर रट लिए ना अच्छी तरह से तो आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
यहाँ पे क्या बोला है, एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड अडॉप्ट द रीयूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इमीडिएटली। अब देखो ये वर्ड्स यहाँ पे थे, इमीडिएटली, इमीडिएटली जहाँ पे भी आता है इनकरेक्ट होता है, एक्सट्रीम होता है, एवरी आ गया एक्सट्रीम हो गया। सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ये तो हमें पता ही है, हमारे कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से भी हमें पता है कि ये तो सही होगा। सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इज द ओनली ऑप्शन फॉर सम इंडस्ट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल। ओनली ऑप्शन मतलब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से, इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक के हिसाब से हमारा आंसर क्या बन गया, सी। यहाँ पे तो पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब देखो नॉट पॉसिबल के बारे में तो हमने वैसे बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन एविडेंस के लिए मैंने 2016 का क्वेश्चन लिया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज बायोमास एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन विदाउट डिस्टर्बिंग फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नॉट पॉसिबल हो जाता है इनकरेक्ट, विदाउट हो जाता है इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 था 2021 का, यहाँ पे एवरी कंट्री। अब देखो ये क्वेश्चन शायद यही एविडेंस के लिए मैंने वहाँ पे यूज़ किया था एवरी के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज, यहाँ पे क्या बोला है, एजम्पशंस। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपेटेबल विथ सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। अब देखो मैं एक आपको यहाँ पे एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, तो जहाँ पे अब देखो ये क्या है ना, ये कॉम्प्रहेंजन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्रहेंजन। जहाँ पे भी कॉम्प्रहेंजन की बात आ जाए ना, कॉम्प्रहेंजन मतलब अगर आपको 200 वर्ड का अगर कोई पैसेज दे दिया जाए और आपको उसके ऊपर कुछ आंसर लिखना है या प्रिसीज लिखना है या उसको कॉम्प्रहेंड करना है, तो कॉम्प्रहेंजन में कभी भी एग्जाम्पल्स नहीं आते, कभी भी डेटा नहीं आता, कभी फैक्ट्स नहीं आते, कभी भी नंबर्स नहीं आते। ओके, तो अगर ये चीज़ें आती ही नहीं है तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। एग्जाम्पल ये वर्ड आ गया, कैरेक्टरिस्टिक ये वर्ड आ गया जिस भी स्टेटमेंट में, वो हो जाएंगे इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा उस हिसाब से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो गया गलत। और दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपेटेबल विथ सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब देखो दो चीज़ें आपको, एक में बोला है कि नॉट कंपेटेबल, मतलब ये दिस इज नॉट कंपेटेबल और दिस इज कंपेटेबल। अब जो कोई कंपेटेबल जो वर्ड है ना, ये पॉसिबिलिटी शो करता है, एक अच्छी बात, एक ऑप्टिमिज्म शो करता है। और नॉट कंपेटेबल ये एक निगेटिव पेसिमिस्टिक वर्ड है, तो जहाँ पे भी आएगा इनकरेक्ट होगा। कंपेटेबल जहाँ पे भी आएगा करेक्ट होगा, तो उस हिसाब से हमारा बन गया कंपेटेबल सही। ओके, कंपेटेबल के बारे में हमने डिस्कस भी किया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 2021, वहाँ पे डिस्कस किया था कि नॉट कंपेटेबल रॉन्ग वर्डिंग में आता है। तो ये भी देखो क्वेश्चन सारे के सारे, मैं बोला ना कि 24 to 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसी में से आए, तो ऐसा ही था, आपके सामने एविडेंसेस है। ओके, मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द सोशलिस्टिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे क्या बोला है, सेंट्रल आइडिया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। अब देखो एडवर्सली, यही यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन सेकिंग वर्ड है, लेकिन बाकी ये स्टेटमेंट इतना एक्सट्रीम नहीं है, तो हम इसे करेक्ट या इनकरेक्ट डायरेक्टली नहीं मान सकते। अवर टोटल डिपेंडेंस ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंटेल्स पॉसिबल फूड इनसिक्योरिटी। पॉसिबल मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ पे भी पॉसिबल आ जाए वो होगा सही, जहाँ पे भी इम्पॉसिबल नॉट पॉसिबल आ जाए वो होगा गलत। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हमारे ट्रिक के अगेंस्ट चले गए ये। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते, मैं बताता हूँ कहाँ पे वो अगेंस्ट गए। अवर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन। ओके, हाँ ये देखो ये चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि अगर आपको मैसेज पूछा है, सेंट्रल आइडिया पूछी है, क्रक्स पूछा है, इन्फरेंस पूछा है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर उन्होंने निगेटिव दिया है तो वो होगा गलत। यहाँ पे क्या बोला है कि अवर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन। अब देखो ये अगर इन्होंने वही अगर पॉजिटिव सेंस में दिया होता कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो डाइवर्स सोर्सेज पे डिपेंडेंट होनी चाहिए रादर देन एग्रीकल्चर अलोन, तो वो सही होता। लेकिन इन्होंने कहाँ लिख दिया है कि निगेटिव टोन में लिख दिया है। निगेटिव टोन में कभी भी मैसेज नहीं होता है, तो आप ये याद लिख लो। जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स शुड बी रिप्लेस्ड विद देयर वाइल्ड वैराइटीज इन आवर प्रेजेंट कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। रिप्लेस्ड वर्ड फिर से आ गया। रिप्लेस्ड वर्ड जहाँ पे भी आता है वो होता है इनकरेक्ट। हमने तो यह भी डिस्कस किया क्वेश्चन। देखो ना, ये वर्ड आप मतलब
कितने सारे वर्ड्स हैं ना, ये रिपीटेटिवली आते ही रहते। रिप्लेस 2-3 बार आ गया, एवरी कितने बार आ गया, ओनली आ गया, नॉट पॉसिबल आ गया, नॉट पॉसिबल आ गया। एक ही पेपर में इतने सारे वर्ड्स इतने रिपीटेटिवली आते हैं। अब देखो मैंने जो बोला था ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पे, क्या है अब वो टोटल डिपेंड। मैंने एक ट्रिक बोली है कि जहाँ पे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली हॉर्न्ड क्रॉप्स, अब देखो यहाँ पे जेनेटिकली जो वर्ड है रिपीट हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि जेनेटिकली वर्ड ये आता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनकरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ये करेक्ट दिया है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल फूड्स मतलब उसको निगेटिव सेंस में दिखाया है इन्होंने कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे तो हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए वो खतरा है। तो ये अगर स्टेटमेंट देखो तो वो पॉजिटिव सेंस में जाता है कि हमें उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और ये निगेटिव है तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जेनेटिकली यहाँ पे लिखा है होन्ड क्रॉप्स, ये वर्ड अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए तो आपको उसे क्या करना है, इनकरेक्ट पकड़ना है। वो आता है इनकरेक्ट वर्ड के लिस्ट में, ये हमने लिखा भी होगा डायरेक्टली यहाँ पे। अब देखो रिप्लेस्ड वर्ड के बारे में हमने ऑलरेडी 2021 में ही डिस्कस कर लिया, अभी भी डिस्कस किया तो इसी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 52 विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज, यहाँ पे बोला है उन्होंने एजम्पशंस। ये क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन द माइग्रेशन ऑफ सेवरल प्लांट डिसीजेस टू न्यू एरियाज। अब देखो ये जो वर्ड है ना यहाँ पे सेवरल, ये सुप्रीम वर्ड है, ये जहाँ पे भी आता है वो स्टेटमेंट सही होते हैं। सेवरल वर्ड आप याद रखो, ये जीएस में आ जाए, सीसैट में आ जाए, जिस भी स्टेटमेंट में आता है वो स्टेटमेंट हो जाता है सही। और दूसरा कैन तो हमें पता ही है, अभी आपको भी पता होगा कि कैन एक पॉसिबिलिटी शो करता है, वो पॉसिबिलिस्टिक स्टेटमेंट सही होते हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा उस हिसाब से हो गया सही। ये मॉडरेट भी है, जनरल भी है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ आवर प्रेजेंट क्रॉप्स वुड इनेबल अस टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। अब देखो इनेबल यहाँ पे एक वर्ड है इस स्टेटमेंट में, वो है इनेबल। इनेबल वर्ड आता है करेक्ट वर्ड के लिस्ट में, जहाँ पे भी आएगा उस स्टेटमेंट को वो सही कर देगा। ये जीएस में भी अप्लाई होता है, सीसेट में भी अप्लाई होता है। इनेबल वर्ड इस साल जीएस में भी आया था 2025 के। ओके, तो ये दोनों भी करेक्ट वर्डिंग में आ जाते हैं, तो उस हिसाब से सही हो जाएंगे। अब देखो अगर आप है ना पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको पैसेज में इतना अंडरस्टैंड ही नहीं होगा, उतना टाइम ही नहीं है हमारे पास सीसैट में कि हम वहाँ पे पैसेज पढ़े, उसे अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके लिए हमने कुछ ये लैकुनास फाइंड आउट किए हैं कि किस स्टेटमेंट में कौन से वर्ड्स आने के बाद कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, कौन सा स्टेटमेंट गलत होता है। अब देखो अगर मैं आपको अभी पैसेज दिखाता हूँ, पैसेज में क्या है और क्या आप सब समझोगे। This is good for yields but bad for coping with changes. A minor disease or even an unknown one could suddenly rampage through a genetically horned crops. मतलब ये था ना यहाँ पे, our total dependence on genetically horned crops entails possible food insecurity. ये यहाँ से explain हो जाता है, इसका आंसर लास्ट के लाइन में मिल जाता है। It is hard to predict how changes in the climate and the atmosphere's chemistry will affect the prevalence and virulence of agricultural diseases, but there is a risk that such changes will make some plant infections more common in all climatic zones, perhaps catastrophically so. Part of the problem is that centuries of selective breeding have refined the genomes of most high value crops. They are spectacular at growing in today's conditions, but genetic variations that are not immediately useful to them have been bred out. देखो इतने फास्ट पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं तो कहता हूँ कुछ भी समझ नहीं आता, मेरे तो नहीं समझ में आता कि हमारा उतना कंसंट्रेशन ही नहीं रहता वहाँ की कि हम एक ही रीडिंग में सब कुछ समझ लें। इसीलिए हम पहले फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर वो सिमिलर वर्ड्स, वो सिमिलर लाइंस हमें पैसेज में मिल जाते हैं और उसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं पैसेज में, तो अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो ट्रिक्स अप्लाई करो, ट्रिक्स अप्लाई होते ही सीसैट में बहुत अच्छे तौर पर होते हैं। ओके, अब देखो ये रेफरेंस फ्रॉम नोट्स है, वहाँ पे इनेबल वर्ड डायरेक्टली मेंशन है। सेवरल वर्ड यहाँ पे शायद मैंने मेंशन नहीं किया था नोट्स में, लेकिन जीएस का अगर आपने नोट्स देखा होगा तो वहाँ पे सेवरल वर्ड मैंने सुप्रीम ट्रिक के कैटेगरी में रखा है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ 99% वो सही होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, मैसेज विदाउट अपोजिशन पार्टीज द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेमोक्रेसी गेट्स टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका कन्वेंशनल नॉलेज अच्छा है, डेमोक्रेसी के बारे में आपने पढ़ा है कुछ, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको पता ही होगा विदाउट अपोजिशन पार्टीज ये रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर डेमोक्रेसी नीड्स टू हैव रिवोल्यूशनरीज इन अपोजिशन टू कीप द गवर्नमेंट अलर्ट, ये तो
मतलब रिवॉल्यूशनरीज होने चाहिए अपोजिशन में, गलत हो जाएगा ना फिर तो ये भी गलत हो गया। रूलर्स इन डेमोक्रेसी नीड टू सपोर्ट द अपोजिशन पार्टीज फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल, ये भी निगेटिव ही है। मतलब ऐसा लिख के आप क्या साबित करना चाहते हो, ये तो गलत मैसेज है ना कि आपको मतलब अपोजिशन पार्टीज का क्या रोल है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, ना कि उन्हें उनका पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है वो इंश्योर करना, वो तो नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टी इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड गुड गवर्नेंस। अब देखो ये कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज इस्तेमाल किए, जो स्टेटमेंट सही है उसमें कितने कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो ऐसे पैसेज को आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा कन्वेंशनल पैसेज है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस ये की है डी ऑप्शन जो कि सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे क्या है, एजम्पशंस। इन अ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रिक्वायर्ड ओनली इफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट। मतलब अपोजिशन तभी ज़रूरत है जब हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट। ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ओनली, हमारा ओनली का ट्रिक भी लग गया है, एक्सट्रीम। द मोर एग्रेसिव द अपोजिशन द बेटर इज द गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेसी। नो, अपोजिशन को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, अपोजिशन को वाइज होना चाहिए, अपोजिशन को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ पे गलत कर रही है, कहाँ पे सही कर रही है। अगर गलत कर रही है तो उसे अकाउंटेबल रखना चाहिए, सही कर रही है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये अपोजिशन का एकदम सिंपल एंड सादा रोल होता है, बस अपोजिशन को वो फॉलो करना चाहिए। ये एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ तो मतलब वायलेंस प्रमोट कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना ऑप्शनल अपोजिशन को, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये पैसेज तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे पैसेज आपको पढ़ने ही नहीं है। अब देखो ये पॉलिटी का पैसेज हो गया, डेमोक्रेसी के ऊपर था, कंसेप्चुअल था, तो आपको ऐसे पैसेज में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं, आंसर देना है और वही आंसर रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे तो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, आपको ये लेने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, क्रिटिकल मैसेज। Corporate capitalism is important for economic growth of a state and also for democracy. कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है ना काइंड ऑफ थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। ओके, देखते हैं क्या है। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इम्पेरेटिव फॉर अ मॉडर्न स्टेट टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो जैसे हमने इसेंशियल के बारे में डिस्कस किया था कि इसेंशियल का हिंदी में अगर ट्रांसलेशन अनिवार्य है तो वो हो जाएगा गलत, और इसेंशियल का हिंदी में ट्रांसलेशन अगर आवश्यक है तो हो जाएगा सही। यहाँ पे देखते हैं क्या है। इम्पेरेटिव का अगर अनिवार्य होगा तो होगा गलत, आवश्यक होगा तो सही। यहाँ पे क्या है, अनिवार्य हो गया गलत, तो मतलब पैसेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है इस स्टेटमेंट को सही या गलत ठहराने के लिए, बस हमें क्वेश्चन को हिंदी में देखना है। अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता, जहाँ पे भी आपको इसेंशियल वर्ड दिख जाए, इम्पेरेटिव वर्ड दिख जाए, बस हिंदी में आपको देखना है कि अनिवार्य है या आवश्यक है। बाकी आपको हिंदी आती है या नहीं आती है इससे कोई मतलब नहीं, बस आपको वेरीफाई करना है कि वहाँ पे आवश्यक लिखा है या अनिवार्य लिखा है। अगर आपको अनिवार्य दिख जाए तो उसे मतलब रॉन्ग ठहरा सकते हैं आप। नो स्टेट कैन इंश्योर इट्स इकोनॉमिक सर्वाइवल फॉर लॉन्ग विदाउट द रोल ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। अब देखो ये हो गया एक्सट्रीम, हमने नो भी देखा है, विदाउट भी देखा है, ये आता है हमारे इनकरेक्ट वर्डिंग के कैटेगरी में। यहाँ पे ये दोनों भी आ गए तो हो गया हमारा इनकरेक्ट, नो भी आ गया, विदाउट भी आ गया, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। चौथा स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैव म्यूचुअल डिपेंडेंस फॉर देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। अब देखो ये और ये जो पहला स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा काइंड ऑफ मतलब कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे आप 50-50 में जा सकते हो और कंफ्यूज हो सकते हैं, ट्रिक भी अप्लाई करोगे तो भी आप 50-50 में, ए एंड डी में कंफ्यूज होगे और उसमें से आप कुछ भी एक चूज़ कर सकते हो। 50-50 के भी चांसेस होते हैं ना कि अगर आप 10 अटैम्प्ट करोगे तो 5-6 तो आपके सही हो ही जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। अगर आप 50-50 में चले जाते हो तो आपको क्वेश्चन को कभी स्किप नहीं करना है, आपको अटैम्प्ट ही करना है। मैं जब जीएस के बारे में बताऊंगा तो मेरा खुद का अटैम्प्ट 100 ही रहता है हर साल। मतलब मैंने 5 अटैम्प्ट दिए, उसमें से 4 प्रीलिम्स मेरे क्लियर हुए, तो मेरा हर साल अटैम्प्ट 100 ही था। और कॉम्प्रेंजन में मेरा जितने भी कॉम्प्रेंजन के क्वेश्चन है, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन मैंने 2023 में स्किप किया था। 2023 में मेरा सीसेट का स्कोर 91 था और उसमें पैसेज मतलब जो पैसेज का स्कोर था ना वो 52 था। तो आप देख लो मेरे मतलब मैथ एंड रीजनिंग में बस अराउंड 40 के आसपास स्कोर किया था और कॉम्प्रेंजन में 52 स्कोर था मेरा। ओके,
तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि आप ए और डी में कहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आपका कॉल होगा। ओके, और ये इम्पेरेटिव के बारे में हमने नोट्स में डिस्कस किया है कि इम्पेरेटिव अगर आवश्यक आ जाए तो करेक्ट में आता है, इम्पेरेटिव का अगर ट्रांसलेशन अनिवार्य हो जाए तो इनकरेक्ट होता है। ओके, ये भी देख लेते हैं और इसके बाद ये पैसेज भी पढ़ लेते हैं कि इस पैसेज में तो कहूँगा कि ये थोड़ा सा टफ पैसेज था इस साल का। With reference to the above passage, the following assumptions have been made. Corporate capitalism promotes the growth of labor force and provides more employment opportunities. अब देखो ये तो मतलब सही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ना कुछ एक्सट्रीम है और ये सही भी तो बात कर रहे हैं। अगर हम कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से देखें तो ये सही होगा ना कि अगर कैपिटलिज्म प्रमोट होगा, इनजस्टिस प्रमोट होगी तो लेबर फोर्स को मतलब ग्रोथ होगा, उसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, तो ये सही भी हो सकता है। Poor and marginalized sections of population are benefited by corporate capitalism due to ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अब देखो इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा पैसेज के साथ, क्योंकि ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना कि मतलब बेनिफिट होगा नहीं होगा, ये पैसेज में लिखा होगा डायरेक्टली, और यहाँ पे मतलब इससे तो कुछ मतलब दोनों भी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो जनरल एंड मॉडरेट स्टेटमेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सट्रीम लिखा है, तो इस हिसाब से अगर आपको पैसेज नहीं पढ़ना तो दोनों के दोनों आप सही पकड़ सकते हो। ओके, तो एक बार पैसेज देख लेते हैं कि पैसेज में क्या लिखा है यहाँ पे। ओके, तो हमारे ट्रिक के हिसाब से अ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट बेस आल्सो लीड्स टू एडिशनल रेवेन्यूज फॉर द स्टेट विच इन टर्न कैन बी यूज्ड फॉर ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड क्रिएटिंग अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये तो हो गया कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ये स्टेट को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट यूज करेगी वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। देयर हैज बीन नो डेमोक्रेसी दैट हैज इकोनॉमिकली देयर हैज़ बीन नो डेमोक्रेसी दैट हैज़ ग्रोन इकोनॉमिकली विदाउट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। तो इस हिसाब से हमारा मतलब वो ये जो तो क्वेश्चन था ना कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ स्टेट एंड आल्सो फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन में था कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैव म्यूचुअल डिपेंडेंस। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ही था, यहाँ पे आप कन्फ्यूज ही हो गए ए और डी में। इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी एंड इनेबलिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम rural to urban and agriculture to industry and services which are inevitable with growth. It generate jobs. अब देखो ये jobs के बारे में बोला हमने, देखा ना ये employment opportunity generate करेगा and there is no other way to fix the country's unemployment challenge without a further impetus to private business. Big companies can operate on a large scale and become competitive both domestically and externally. तो ये पैसेज थोड़ा सा टफ था, आपको रीड करने की ज़रूरत थी, लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा सा इलिमिनेशन टेक्निक्स प्लस थोड़ा सा पैसेज रीडिंग इसके ऊपर बेस रखते तो आपका ये पैसेज दोनों के दोनों सही हो जाते क्वेश्चन। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे बस 3 ही लाइन से, यहाँ पे आपको पहले रीड करना है पैसेज, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन रीड नहीं करना, क्योंकि 3 स्टेटमेंट रीड करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड्स लगेंगे आपको ये पैसेज पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने के लिए। A network of voluntary associations stands as a buffer between relatively powerless individual and potentially powerful state. ओके, तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन के बारे में बोल रहा है, आपको पता ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 43B में। इट एम्फेसाइजेस द, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब अब देखो यहाँ पे इन्होंने अलग वर्ड रख दिया कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब मीनिंग क्या होगा, क्रक्स, इन्फरेंस, सेंट्रल मैसेज, सेंट्रल आइडिया, यही तो उसका भी मीनिंग है। इट एम्फेसाइजेस द इनेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इन्फोर्स इट्स विल इन प्रैक्टिस अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स विद इन इट। ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप अपना कन्वेंशनल नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करोगे तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं हो सकता। इट इज़ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, सही हो सकता है, कोई इशू नहीं यहाँ पे। इट टेक्स इंडिविजुअल्स आउट ऑफ द स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड गिव्स देम अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉमन बिहेवियर। आउट ऑफ स्टेट ऑफ आइसोलेशन, स्टेट ऑफ नेचर में लेके जाता है इनको नहीं, ये तो स्टेट के अंदर ही रहता है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम देता है, उनकी वेलबींग इंश्योर करता है, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ओके, इट परमिट सिटीजन्स टू हैव वैरायटी ऑफ लॉयल्टीज एंड एलिजेंस, नहीं ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये और ये दोनों तो मतलब पर्टिकुलरली रॉन्ग ही है। और तीसरा अगर आप देखोगे कि बोल रहा है कि आउट ऑफ अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन, इसमें लेके जाएगा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा ना, इसमें कोई मतलब सही होने के कोई चांसेस नहीं है। तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन रह जाता है बस बी। तो ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देख लेते तो आपको बी है आंसर पता चल जाता, कोई इशू नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 71,
Which one of the following statement best reflects the most logical, rational and crucial message conveyed by the passage? यहाँ पे क्या बोला है? Message. We must use WPI exclusively in measuring price rise and CPI should be done away with. अब देखो ये वर्डिंग फिर से आ गया कि done away with. इसको इसके मतलब इससे हमें दूर चला जाना चाहिए, इसको हमें निकाल देना चाहिए. और exclusively दोनों भी एक्सट्रीम वर्डिंग्स है. exclusively आप हमारे लिस्ट में ऐड कर सकते हो और लिस्ट को और अपग्रेड कर सकते हो. डन अवे विथ तो वैसे भी लिस्ट में है. ओके. द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम और कमोडिटी. तीसरा स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन डाटा अंडर प्रेजेंट सर्विसेज इन द कंजम्पशन बास्केट. नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज नॉट रियली ऑफ एनी यूज टू एनीबडी इन द कंट्री. देखो ये कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. ऐसे स्टेटमेंट को तो आपको पहले देखते ही मतलब इलिमिनेट कर देना है. जो बीच वाले दो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. दूसरा जो स्टेटमेंट है द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम और कमोडिटी. एंड तीसरा इन्फ्लेशन डेटा अंडर प्रेजेंट सर्विसेज इन द कंजम्पशन बास्केट. अब देखो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज, क्योंकि आप डायरेक्टली विदाउट रीडिंग पैसेज इसको आंसर नहीं कर सकते सही डायरेक्टली. ओके, देखते हैं एक बार पैसेज में क्या लिखा है. सॉरी, पैसेज इधर ही है. द CPI is different for each of these classes and a composite index requires averaging the baskets. A single number of inflation is an aggregate across different commodities and services. The price rise differs for different items of consumption. तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप ये दोनों लाइंस पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाता क्या. द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम और कमोडिटी, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन मेजर करता है, ना कि इंडिविजुअल कमोडिटी के लिए. तो ये पैसेज बोल रहा है. लेकिन फिर भी आप ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते थे, क्योंकि कुछ एक्सट्रीम वर्डिंग नहीं है दोनों भी स्टेटमेंट में. तो 50-50 में आप जाके कन्फ्यूज हो सकते थे. ये सब पॉसिबल था. ओके, ये केवल देखो आप हिंदी में अगर पढ़ोगे ना तो आपको ये दिख जाएगा कि हाँ ठीक है ये केवल वर्ड है, तो ये एक्सट्रीम हो जाएगा. ओनली के लिए केवल ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं. ये देखो हिंदी में आप देखोगे ये चौथा स्टेटमेंट ये भी बहुत एक्सट्रीम था. क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्रक्स. ट्रस्ट वर्दीनेस कैनॉट बी एक्सपेक्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप. ये क्या हो गया? कैनॉट बी एक्सपेक्टेड पेसिमिस्टिक हो गया. और पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट क्या होते हैं? इनकरेक्ट होते हैं. ट्रस्ट वर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल. हमने इस वर्ड के बारे में पहले स्टार्टिंग में डिस्कशन के स्टार्टिंग में ये देखा था कि मोस्ट क्या होता है? अटेंशन सीकिंग होता है. रॉन्ग हो जाता है इस सेट में. नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट बीइंग एक्सपोज टू बिट्रेयल. नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता. इम्पॉसिबल ऐसा वर्ड ही नहीं है. और यूपीएससी में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किसी भी कभी भी इम्पॉसिबल वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए. पेसिमिस्टिक होते हैं ऐसे लोग, निगेटिव होता है. यूपीएससी को ऐसे लोग पसंद नहीं है. पॉसिबल आ गया तो सही होगा, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल आ गया तो गलत होगा. तो ये भी स्टेटमेंट चला गया. ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट इंटेल्स रिस्क. मतलब आप ट्रस्ट करके तो देखो. इसे मैं आपको कहूँगा कि आप इन ट्रिक्स के ऊपर ट्रस्ट करके तो देखो. थोड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, ऐसा बोलते हैं ना, आपने देखा ही होगा. रेफरेंस फ्रॉम नोट्स. कैनॉट ये इनकरेक्ट वर्डिंग में आता है. नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल इनकरेक्ट वर्डिंग में आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेंशन सीकिंग में आता है, इनकरेक्ट वर्डिंग में आता है. सभी के सभी हमारे नोट्स में मेंशन थे. ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा सीसैट का पेपर डिस्कशन. अब देखो गाइज, अगर आपको मतलब ये कोर्स परचेस करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है. एक है जीएस प्लस सीसैट और एक है जीएस. मतलब जीएस के साथ सीसैट कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, उसका थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री आता है वो डायरेक्टली. आप सीसैट भी वैसे मैं देखता हूँ ऑप्शन होगा तो कर लूँगा, लेकिन आप ले रहे हो तो दोनों भी लेना चाहिए आपको, क्योंकि दोनों भी बहुत मतलब अगर आप सीसैट का देखोगे तो आपको जीएस को फ़ायदा होगा, जीएस का देखोगे तो आपको सीसैट का फ़ायदा होगा. और जो आपका अप्रोच है वो बिल्ड होगा. ओके, और ये आपको हेल्प करेगा पेपर सॉल्व करने के लिए. अगर आप पूरा मतलब 2013 या 14 से सारे कॉम्प्रिहेंजन, मतलब हमने तो यहाँ पे 2015 से लिए, लेकिन अगर आप 2013 से अच्छे से सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर पेपर, पर्टिकुलरली ऑफ कॉम्प्रिहेंजन यूपीएससी के ही सॉल्व करना. मैं आपको यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि किसी भी कोचिंग के
कॉम्प्रहेंजन के जो पेपर है यूपीसी के साथ मैच ही नहीं कर सकते। मैंने आज तक यूपीसी छोड़ के कॉम्प्रहेंजन का किसी का भी पेपर सॉल्व नहीं किया। मैंने हाँ प्रैक्टिस की है मैथ एंड रीजनिंग के लिए, कोचिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है, लेकिन कॉम्प्रहेंजन के लिए मैंने सोली यूपीसी एज अ सोर्स रखा था। और यूपीसी एज अ सोर्स इज़ द बेस्ट सोर्स। आप उसी कॉम्प्रहेंजन को 2-3 बार सॉल्व करो, उसके बाद आपको कॉम्प्रहेंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिन लोगों को लग रहा है कि सीसैट एज अ हर्डल, लेकिन कॉम्प्रहेंजन एक ऐसा विपन है कि आप उस हर्डल को पार कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम एंड करते हैं सेशन को।